गुड इवनिंग। हरियाणा जीके के नए नवेले बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम हरियाणा जीके की अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइम खराब ना करते हुए हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज हम हरियाणा राज्य के गठन के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लो, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट हरियाणा। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट हरियाणा। यानी कि हरियाणा राज्य का गठन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको एक या दो क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? हरियाणा राज्य का गठन बच्चा बच्चा जानता है। हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1996। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। और इसी कारण 1 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? हरियाणा दिवस, हरियाणा डे। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा राज्य पंजाब से अलग होकर बना था। अब देखिए कि गुरुजी ये क्या है? सबको पता है हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को बना था। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या एग्जाम में? बिल्कुल आते हैं। देखिए, मैं आपसे पूछूं कि महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ, राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ, बता सकते हैं आप? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप हरियाणा में पैदा हुए, पले बढ़े, इसलिए आपको लग रहा है कि ये भी कोई क्वेश्चन है। लेकिन हरियाणा एसएससी जो पेपर लेता है उसमें हरियाणा के बच्चे ही थोड़ी ना पार्टिसिपेट करते हैं, और स्टेट के बच्चे ही बैठते हैं। तो उनके लिए ये क्वेश्चन उतना ही मुश्किल है जितना आप लोगों के लिए ये मुश्किल है कि राजस्थान का गठन कब हुआ, महाराष्ट्र का गठन कब हुआ। तो आपको यहाँ एडवांटेज मिल जाता है एक। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको हल्के में ना लें। और वो क्वेश्चन आपको अदर स्टेट के कॉम्पिटेंट जो होते हैं एस्पिरेंट्स, उनसे आपको लीड करवा देते हैं। ठीक है, तो हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। ये तो था नहीं सुबह सुबह मम्मी ने उठाया 1 नवंबर को, खड़े हो हरियाणा हुआ है, ऐसा नहीं था। इसके पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष था हमारा। ऐसे ही नहीं कि 1 नवंबर 1966 को उठे और सुबह उठे तो हरियाणा मिला हमें, नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत लंबा संघर्ष इसके पीछे था, और उसी संघर्ष की कहानी हमें आज पढ़नी है। और उसी संघर्ष की जो हमारी कहानी है, हरियाणा के अलग होने की जो कहानी है, वहीं से आपको दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको बड़ी आसानी से। एक तो 100% मिलेगा, कोई भी एग्जाम दो। ठीक है, तो हरियाणा राज्य का गठन हम स्टार्ट करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से, कैसे ये अलग हुआ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें 1857 की, 1857। तो 1857 का जैसे ही मैंने आपके सामने ये नाम लिया 1857, सन 1857 के अंदर एक क्रांति हुई थी, द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। सबसे पहले तो ये कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई। तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। और कहाँ से शुरू हुई थी? ये था यूपी के मेरठ से। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को यूपी में मेरठ नामक छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब देखिए, अगर पेपर में पूछे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहाँ से हुई थी, तो हरियाणा में इसकी शुरुआत
अंबाला से हुई थी। कहाँ से हुई थी? अंबाला छावनी से। ठीक है। इस समय जब 1857 की क्रांति हो रही थी, इस समय हरियाणा राज्य किसका हिस्सा था? जब 1857 की क्रांति हुई उस समय हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है। तो जब 1857 की क्रांति हुई उस समय हरियाणा किस प्रदेश का हिस्सा था? उस समय हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। क्लियर है? 1857 की क्रांति के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं हरियाणा राज्य का गठन, सिर्फ उससे रिलेटेड बातें ही मैं आपको बताऊंगा, और 1857 की क्रांति डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम ये टॉपिक करेंगे। फिलहाल इतना ही कि 1857 की क्रांति जब हुई उस समय हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। अब देखिए क्या होता है, अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे होते हैं, काफ़ी शोषण कर रहे होते हैं हमारा हर तरीके से। तो एक टाइम ऐसा आता है कि सबका गुस्सा फूटता है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, और यही 1857 में हुआ था। तो इसी को बोला गया था 1857 की क्रांति। इसमें क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश यानी कि हरियाणा भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उस टाइम, यानी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, बहुत ही जोर शोर से लड़े थे, बड़े आखिरी दम तक लड़े थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। बहुत सारे ऐसे थे जो ना अंग्रेजों के विरुद्ध थे ना अंग्रेजों की तरफ थे। कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भी अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है। जो पंजाब था उस टाइम पे वो मोस्टली न्यूट्रल था, ना वो अंग्रेजों के खिलाफ था वो ना ही अंग्रेजों की तरफ था। कुछ रियासतें थी पंजाब की जो अंग्रेजों की तरफ भी थी, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जो अंग्रेजों के खिलाफ भी थी। लेकिन कुल मिला के ये था कि पंजाब से ज़्यादा 1857 की क्रांति का इफेक्ट नहीं था अंग्रेजों को। और जो सबसे ज़्यादा चिंता करने वाली बात थी अंग्रेजों के लिए वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी कि हरियाणा भी उस समय उत्तर प्रदेश में था। हरियाणा उस समय लगभग सभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, बड़े ही। तो अब क्या होता है, अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा लिया जैसे तैसे करके। दबाने के बाद उन्होंने सोचा कि फ्यूचर में ऐसी कोई क्रांति ना हो, तो इसलिए उत्तर प्रदेश को कमजोर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, हरियाणा को उत्तर प्रदेश से काटकर पंजाब के साथ मिला दिया। ठीक है। अब आपको यह भी समझ आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश से हमें अलग क्यों किया गया। ठीक है। हमारी ताकत को कम करने के लिए। पंजाब के साथ क्यों मिलाया गया, क्योंकि पंजाब का तो इतना ज़्यादा इफेक्ट था ही नहीं 1857 की क्रांति में। ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। जैसे ही 3 फरवरी 1858 का दिन आता है, तो 3 फरवरी 1858 को हरियाणा को उत्तर प्रदेश से काटकर पंजाब में मिला दिया जाता है। ठीक है। तो हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब बना था? 3 फरवरी 1858 को। उसके बाद क्या होता है, हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा रहता है। बात आती है 1925 की। 1925 के अंदर दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन चल रहा था। 1925 में मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन चल रहा था। इसमें क्या होता है, स्वागत समिति के अध्यक्ष होते हैं पीरजादा मोहम्मद हुसैन। स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन होते हैं। वो कहते हैं कि हरियाणा को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिला दिया जाए। ठीक है। तो 1925 के अंदर मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ठीक है। पीरजादा मोहम्मद हुसैन बोलते हैं कि हरियाणा को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिला दो, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद 1928 में
1928 में फिर से दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक होती है और उसमें दिल्ली कांग्रेस कमेटी, ठीक है, दिल्ली के अंदर एक सर्वदलीय कमेटी क्या होता है, दिल्ली के अंदर 1928 में सर्वदलीय बैठक होती है। इसके अंदर इस सर्वदलीय बैठक में दिल्ली कांग्रेस कमेटी, दिल्ली कांग्रेस कमेटी, तो दिल्ली कांग्रेस कमेटी फिर से इस मांग को दोहराती है। कौन सी मांग को? कि हरियाणा को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिला दो, ठीक है। लेकिन उस टाइम भी ये बात नहीं सुनी गई। तो हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग पहली बार 1925 में उठाई गई कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला दो। ये बोला था स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने दिल्ली अधिवेशन में। उसके बाद 1928 में सर्वदलीय बैठक में दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने बोला यही बात कि भाई हरियाणा को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिला दो, ठीक है। अब ये जो मुस्लिम लीग है ये क्या है, ये कांग्रेस है, ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। देखिए, अठारह में क्रांति होती है और 1858 में एक एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें क्या होता है कि जैसे ही 1857 तक अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, यानी कि अंग्रेज कौन कर रहा था, अंग्रेजों की तरफ से राज एक ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोगों पर शासन कर रही थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? इंग्लैंड की, ब्रिटेन की। अब इस 1858 के एक्ट में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है हमारे ऊपर से, ठीक है। और हमारे ऊपर किसका शासन हो जाता है? ब्रिटिश क्राउन का। क्या होता है? ब्रिटिश क्राउन का। देखिए 1857 की हम क्रांति करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, यानी किसके खिलाफ करते हैं हम? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। उसके बाद इंग्लैंड सरकार देखती है कि भाई भारत में ऐसा क्या हुआ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इतनी बड़ी क्रांति हुई। वो देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे होते हैं, इसलिए एक एक्ट आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो बोलता है कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, हम शासन करेंगे। यानी कि कौन? ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटेन में जो राजा या महाराजा या रानी जो शासन करते हैं वही अब इंडिया में शासन करेंगे। अब 1857 की क्रांति खत्म हो गई, ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया। अब इंडिया वाले सोचने लगे कि अब हमारी कुछ सुनी जाएगी, ठीक है, हमारा कुछ भला हो सकेगा। लेकिन वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया वही ब्रिटिश क्राउन ने किया, ऐसे ही शोषण किया। और फिर ऐसा होता है कि नहीं, हमें एक कोई ना कोई संगठन बनाना चाहिए जो लड़ सके इनके खिलाफ और कुछ हासिल कर सके। तो 1885 के अंदर 28 दिसंबर 1885 में 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। तो 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का टॉपिक पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो कि ब्रिटेन से या ब्रिटिश क्राउन से लड़ने के लिए हमने एक संगठन बनाया था 28 दिसंबर 1885 को, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि भारतीयों के डेवलपमेंट के लिए, सुधारों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना। ऐसा नहीं कि लड़ना कि मुक्केबाजी करना, मतलब उन पर दबाव बनाना कि हमारे लिए ऐसा कीजिए, हमारे लिए ये सुविधा लाइए। तो सभी भारतीयों के लिए, सभी भारतीयों के उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी 28 दिसंबर 1885 को। अब 1904 में होता है बंगाल का विभाजन, बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन जो होते हैं, लॉर्ड कर्जन
वो 1904 में बंगाल का विभाजन कर देते हैं। ठीक है, और बंगाल में बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी थी, मुस्लिम समुदाय के लोग थे, और बंगाल विभाजन जब होता है तो 1904 में तो मुसलमानों को ये लगता है कि नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हमारे लिए नहीं, सिर्फ हिंदुओं के उत्थान के लिए, हिंदुओं के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, तो इसका हवाला देते हुए 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। ये इसका एम क्या था कि भारतीयों का डेवलपमेंट करना। ठीक है, उसके बाद जब 1904 में बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके बाद मुस्लिम्स बोलने लगे कि नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हिंदुओं का उत्थान करती है, मुस्लिम्स का नहीं करती, हम तो अलग से कोई लीग बनाएंगे। तो उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अंदर। बांग्लादेश की राजधानी है ना ढाका, वहां पर। इसका उद्देश्य इन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि मुस्लिम्स का डेवलपमेंट करना, लेकिन एक्चुअल में इसका कुछ उल्टा था। इन्हें लग रहा था कि अब देश आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद हमें भी कुछ पावर चाहिए, तो इसके लिए अलग देश बनाने के लिए ये मुस्लिम लीग बनी थी। इसके बारे में हमें स्टडी नहीं करना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं होती है। हमें सिर्फ इसके बारे में इतना जानना है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश के ढाका नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, अब देखिए, पता चल गया अब आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बारे में। ठीक है, अब वापस से अपनी पटरी पर आते हैं और देखिए, एक बार मैं समराइज करता हूं आपको। 1857 की क्रांति होती है। उस समय हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता है। बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेने के कारण 3 फरवरी 1858 को उत्तर प्रदेश से काटकर पंजाब में मिला दिया जाता है। 1925 के अंदर मुस्लिम लीग अधिवेशन में दिल्ली में स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन बोलते हैं कि नहीं, हरियाणा को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिलाइए। उसके बाद 1928 में सर्वदलीय बैठक होती है दिल्ली में। उसमें फिर दिल्ली कांग्रेस कमेटी वाले बोलते हैं कि हरियाणा को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिलाइए। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसके बाद टाइम आता है 1946 का। 1946 में क्या होता है, भाषाई कॉन्फ्रेंस होती है एक, पूरे देश की अलग अलग भाषाओं के लोग इकट्ठे होते हैं। तो सर्व भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस, जब 1946 में, यह भी कहां होती है, दिल्ली में। दिल्ली में सर्व भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस चल रही होती है 1946 के अंदर। ठीक है, इसमें पट्टाभी सीतारमैया नाम के आदमी ने एक लाइन बोली कि हम दीनबंधु गुप्ता की बात का समर्थन करते हैं। ठीक है, अब दीनबंधु गुप्ता की बात क्या थी, 1932 के अंदर दीनबंधु गुप्ता के अंदर दीनबंधु गुप्ता ने बोला था कि हरियाणा को पंजाब से अलग करो। समझ रहे हो डिफरेंस? 1925 में और 1928 में क्या बोला गया था कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाओ। लेकिन पहली बार अलग राज्य बनाने की मांग किसने की थी? दीनबंधु गुप्ता ने 1932 में। इन्होंने 1932 में बोला था कि हरियाणा को पंजाब से अलग करो, अलग राज्य बनाओ। और 1946 में सर्व भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में पट्टाभी सीतारमैया ने फिर इसी मांग को दोहराया था कि हरियाणा को पंजाब से अलग करो, लेकिन हुआ कुछ नहीं अब तक। ठीक है, अब बारी आ जाती है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947, ये तिथि आपकी बहुत ही जानी पहचानी है। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था।
तो देखिए 15 अगस्त 1947 को देखिए ऑन स्पॉट क्या सीन था। हमारा एक्ट पास हो जाता है कि आज़ाद होंगे 15 अगस्त 1947 को। उसमें उस समय सिचुएशन क्या होती है ये समझने की कोशिश करिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, बात तो ये है। लेकिन उस समय भारत नाम का कोई देश था ही नहीं, भारत नाम का कोई राष्ट्र था ही नहीं, हमें राष्ट्र निर्माण करना था। 15 अगस्त 1947 को ये था कि ब्रिटेन वाले जिस हिस्से पर राज कर रहे हैं, जिस टेरिटरी पे, उसको छोड़ करके वो जा रहे थे हमें सौंप करके। यानी कि ब्रिटेन वाले जिस जमीन पर, जिन लोगों पर, जिस हिस्से पर, जिस टेरिटरी पर वो राज कर रहे थे, वो उनको उनका हिस्सा छोड़ करके वापस जा रहे थे, ना कि भारत आज़ाद हो रहा था। क्योंकि भारत नाम का राष्ट्र उस समय था ही नहीं, भारत का तो हमने निर्माण करना था। अब जिस समय 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उस समय देश के अंदर 562 रजवाड़े थे। 562 रजवाड़े या बोले देशी रियासत। तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो 562 रजवाड़े थे। अब इनको मिला करके हमें राष्ट्र निर्माण करना था, ठीक है। अब देखिए जो 15 अगस्त 1947 को जो एक्ट लागू हुआ था, जो ब्रिटेन ने संसद में अपनी में एक्ट पास किया था कि हम आज़ाद कर रहे हैं अपनी टेरिटरी को, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें उन्होंने ये बोला था कि 2 देश बनेंगे, एक का नाम होगा भारत, दूसरे का नाम होगा पाकिस्तान, ठीक है। जो देशी रियासतें, जो रजवाड़े भारत में मिलना चाहते हैं वो भारत में मिलें, जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं वो पाकिस्तान में मिलें, और जो स्वतंत्र रहना चाहती हैं वो स्वतंत्र रहें, ना भारत का हिस्सा बने ना पाकिस्तान का हिस्सा बने। उस एक्ट के अंदर ये था। तो 15 अगस्त 1947 को जैसे ही देश आज़ाद हुआ, अब इन 562 देशी रियासतों को, रजवाड़ों को एकत्रित करना था और देश बनाना था, और ये काम सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री भी थे, और ये रजवाड़ों का काम भी इन्हें ही सौंपा गया था। इन्हें बोला गया था कि मिलाइए अब इनको और एक देश बनाइए, ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है इनकी। ये वकील थे, बहुत ही काफ़ी अच्छे स्पीकर थे, काफ़ी अच्छे से बात करते थे, और एक हाथ में लाठी और एक हाथ में गाजर लेके निकलते थे। तो जैसे ही ये जाते हैं देशी रियासतों के पास, पहले गाजर वाला हाथ आगे करते हैं, लो गाजर खा लीजिए और हमारे अंदर मिल लिए। जो गाजर नहीं खाता था तो लाठी को यूं मारते थे, डरते खा जाते थे। यानी कि बहुत सारी रियासतें इन्होंने मिला ली। इसीलिए इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा के लौह पुरुष कौन है? चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 562 रजवाड़े, इनको एक करना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह काम सौंपा गया, और इन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। लेकिन बात अटक गई आके 3 जगह पे, एक जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद, और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर, JNK। इन 3 जगह पर बात आकर अटक गई। जूनागढ़ का क्या सीन था? जूनागढ़ में जो जनता थी वो तो थी हिंदू, और जो उनका राजा था मुहब्बत खां, वो था मुस्लिम। जूनागढ़ के राजा ने एनेक्सेशन, विलय पत्र साइन कर दिया कि हम पाकिस्तान में मिल रहे हैं। अब देखिए मुहब्बत खान ने जैसे ही विलय पत्र साइन किया कि हम पाकिस्तान में मिल रहे हैं, तो जूनागढ़ तो पाकिस्तान का हिस्सा हो गई रूल के हिसाब से। लेकिन वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं, हम भारत के साथ रहेंगे। तो फिर निर्णय लिया गया कि वहाँ जनमत संग्रह करवाया जाएगा, वोटिंग करवाई जाएंगी, और वहाँ वोटिंग होती है, और जूनागढ़ के 99% वोट भारत को मिलते हैं, और जूनागढ़ को भारत में मिला दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में कितने देशी रियासतें थी या कितने रजवाड़े थे? तो 562। जूनागढ़ को भारत में कैसे मिलाया गया? तो जूनागढ़ को भारत में जनमत संग्रह से मिलाया गया। कैसे मिलाया गया? जनमत
संग्रह से यानी कि वोटिंग से मिलाया गया, वोट डलवा करके। अब बात आती है हैदराबाद की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद जाते हैं कि भाई लो गाजर खा लो। वो बोलते हैं नहीं, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने थोड़ी लाठी यूं ठोकी, तो बोले नहीं नहीं नहीं, देखते हैं देखते हैं, हमें टाइम दो 1 साल का सोचने का। तो 1 साल निकल जाता है। जैसे ही 1 साल निकलता है वो फिर बोलते हैं थोड़ा टाइम दो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल शाम को पुलिस लेके घुसते हैं और सुबह उठते हैं, तब तक हैदराबाद हमारा होता है। ठीक है, तो हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? पुलिस कार्रवाई से। ठीक है, और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का मसला तो आज तक उलझा हुआ है। 370 हटा दी, लेकिन आज भी मसला उलझा हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ, राजा हरि सिंह हुआ करते थे, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी बड़े ही योद्धा वीर वो राजा थे, काफ़ी बड़ी सेना थी, उन्हें अपनी सेना पर गुरूर था। और वो बोले नहीं, ना मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनूंगा, ना मैं भारत का हिस्सा बनूंगा, मैं तो स्वतंत्र रहूंगा। ठीक है, अब कानून के हिसाब से जम्मू कश्मीर अलग देश हो सकता था, लेकिन क्या होता है, जो मुस्लिम लीग होती है, जिन्होंने पाकिस्तान अलग बनवाया था, जिन्ना वगैरह, वो बड़े भूखे होते हैं। वो सोचते हैं कि काश थोड़ा हिस्सा और मिल जाए, थोड़ा हिस्सा और मिल जाए। तो वो जम्मू कश्मीर को भी अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, और वो जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर देते हैं। और जैसे ही जम्मू कश्मीर पर वो आक्रमण करने के लिए सेना आगे बढ़ती है, तो राजा हरि सिंह के सेनापति थे, वो बोलते हैं कि साहब आप भारत के साथ हाथ मिला लीजिए। वो बोले क्यों, हम पाकिस्तान को हरा देंगे, युद्ध करेगा तो। पाकिस्तान कौन सा ऐसा है, मेरी बहुत बड़ी सेना है, बहुत अच्छी सेना है। तो वो बोलता है कि बात ये नहीं है कि हम उनको हरा देंगे, बात ये है कि जो हमारी सेना में बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान की तरफ हो गए तो हम कहाँ जाएंगे। तो हरि सिंह बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और वही होता है जो उनके सेनापति ने बोला। बहुत सारे उसके जो मुस्लिम सैनिक थे वो बगावती हो जाते हैं, वो पाकिस्तान के साथ हो जाते हैं। अब हरि सिंह की नींद खुलती है और वो बोलते हैं भारत को कि आप मुझे फौज दीजिए, मुझे पुलिस दीजिए, पाकिस्तान से अटैक, पाकिस्तान ने मेरे ऊपर अटैक किया, उससे बचाइए। अब बैठक होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, जवाहरलाल नेहरू होते हैं, और माउंटबेटन, हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो तीनों की बैठक होती है। तीनों की बैठक होती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं कि लाओ अभी साफ कर देते हैं जम्मू कश्मीर हमारा। जवाहरलाल नेहरू बड़े ही इंटरनेशनल लेवल पर लेकर अपनी छवि को काफ़ी चिंतित रहते थे कि अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, अभी अभी यूएन 1945 में यूएन बना, हम यूएन के सदस्य भी हैं, कानून के हिसाब से जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है, जम्मू कश्मीर एक अलग देश है, और हम अगर आक्रमण करेंगे पाकिस्तान के ऊपर तो हमारी विदेश नीति, ये दुनिया क्या कहेगी कि हम तो आक्रमणकारी हैं। तो ऐसा कुछ सोचते थे। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं मानते और जवाहरलाल नेहरू मान लेते हैं कि चलो ठीक है तुम कर लो, लेकिन फिर माउंटबेटन नहीं मानते। माउंटबेटन बोलते हैं नहीं, कानून के हिसाब से हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो संदेशा भिजवाया जाता है हरि सिंह के पास, नहीं जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है, हम पुलिस नहीं दे सकते, हमारी विदेश नीति ऐसी नहीं है। अब हरि सिंह बोलता है कि फिर कैसे क्या हो कि विलय पत्र साइन करिए, आप हमारा हिस्सा बनिए और हम तब आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो कुछ कंडीशंस के साथ विलय हुआ कि डिफेंस आपको देंगे, संचार आपको देंगे। संचार समझ रहे हो ना, कि ट्रांसपोर्ट, फोन, टेलीकॉम वगैरह या सर्विसेज जो रेल वगैरह होती है ना, संचार। तो कुछ कंडीशंस पर हो जाता है और वो आज तक मसला नहीं सुलझा, आज तक। अब क्या हो गया, 370 हटने से जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान का ही रह गया और जो हमारे पास है वो हमारा ही हो गया। ठीक है, इतना हुआ है। तो खैर छोड़िए इन बातों को। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को आपको सीन क्लियर होता है कि भारत नाम का कोई राष्ट्र नहीं होता, राष्ट्र निर्माण करना होता है और 562 रजवाड़ों को मिलाना होता है।
ठीक है, कुछ ऐसा होता है उस समय। तो ये 3 बाधाएं आई, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय कितने रजवाड़े थे, 562। जूनागढ़ को भारत में कैसे मिलाया गया, जनमत संग्रह से। हैदराबाद को भारत में कैसे मिलाया गया, तो पुलिस कार्यवाही से। ठीक है, तो ऐसे ही अब बहुत उथल पुथल हो रही थी देश के अंदर, ऐसे ही मिलाया जा रहा था सबको, रजवाड़ों को जोड़ा जा रहा था कोई ना कोई लालच देकर कैसे भी। तो देखिए अब बात आती है 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिलती है, तो उस समय हरियाणा किसका हिस्सा था? तो हरियाणा तो देखिए ना, 1857 की क्रांति हुई तब उत्तर प्रदेश का था। 3 फरवरी 1858 को पंजाब का हिस्सा हो गया, और आज 15 अगस्त 1947 आ गया, हम पंजाब का ही हिस्सा हैं। ठीक है, तो भारत की आज़ादी के समय हरियाणा पंजाब प्रांत का ही हिस्सा था। अब देखिए क्या होता है, जैसे ये पंजाब, ठीक है, यह है पंजाब। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद होते हैं, भारत पाकिस्तान 2 देश बनते हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची जाती है, यानी कि पंजाब भी 2 हिस्सों में बट जाता है। तो ये जो रेखा खींची गई इसका नाम था रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ सीमा रेखा। बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, 3 ही तो हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन। भारत और चाइना के बीच कौन सी है, मैकमोहन लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी है, डूरंड लाइन। ठीक है, तो भारत आज़ाद होता है, 2 हिस्सों में बंटता है भारत और पाकिस्तान, तो पंजाब के बीचों बीच भी लाइन खींच जाती है जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। अब देखिए ये पंजाब 2 हिस्सों में बट गया, एक द ईस्ट पंजाब और एक द वेस्ट पंजाब। ये क्या है? द ईस्ट पंजाब। तो जैसे ही लाइन खींची पंजाब भी 2 हिस्सों में बट गया, द ईस्ट पंजाब और द वेस्ट पंजाब। द ईस्ट पंजाब ये इंडिया के हिस्से आया, और द वेस्ट पंजाब ये किसके हिस्से गया? पाकिस्तान के हिस्से। तो पंजाब का कौन सा हिस्सा भारत में आया? द ईस्ट पंजाब। ठीक है, तो हरियाणा भी किसका हिस्सा था? देखिए 1857 में उत्तर प्रदेश का, ठीक है, 3 फरवरी 1858 को उत्तर प्रदेश से पंजाब का, और जैसे ही देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो द ईस्ट पंजाब का। समझ आया? द ईस्ट पंजाब का हिस्सा हैं हम। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको वो बताया कि रजवाड़ों का क्या चल रहा है, मिलाया जा रहा है, तो 1848 आ जाता है। तो 1848 में एक बनाया जाता है पेप्सू, एक स्टेट बनाया जाता है पेप्सू। ठीक है, पेप्सू के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो हरियाणा का बहुत सारा क्षेत्र है, जो कुछ क्षेत्र है वो पेप्सू के अंडर भी था, इसलिए पेप्सू को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। हम बड़ी डिटेल से एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो ये क्लास तो आपको YouTube पर भी दिखाई दे रही होगी और हमारी एप्लीकेशन पर भी दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये सिर्फ डेमो क्लास है, इसलिए आपको YouTube पर दिखाई दे रही है। अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर, अपने प्ले स्टोर पर जाकर देवन्या कंपटीशन अकेडमी, देवन्या कंपटीशन अकेडमी, देवन्या कंपटीशन अकेडमी की ये ऐप आपको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, और फिर ये हरियाणा जीके का कोर्स आपको खरीदना पड़ेगा। इसकी कॉस्ट सिर्फ 69 रुपीज़ है। कितने हैं रुपीज़? 69। लेकिन ये ऑफर सिर्फ आपको 10 फेब तक है, 10 फेब के बाद इसकी फ़ीस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ 69 रुपीज़ में ये हम एक बेंच, एक ये लगा लो कि बहुत ही कम फीस में, 69 में आता ही क्या है, एक 2 लीटर की ठंडे की बोतल भी नहीं आती 69 में। तो 69 रुपीज़ में हमने ये बैच लॉन्च किया है। अपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ये बैच आप खरीद लीजिए अगर आपको एक कंप्लीट बैच देखना है तो। देखिए हरियाणा जीके के
23 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और अब एक कैट सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा अब, ठीक है। हर एक बच्चे को देना है ये। 31 मार्च 2021 इसकी लास्ट डेट है, ये फॉर्म भर दें। तो कैट के अंदर 30% हरियाणा जीके आएगी। कितनी आएगी? 30% हरियाणा जीके। और वैसे कितनी आती है? 25%। 25% हरियाणा जीके आती है जो हम पेपर देते हैं, जैसे ग्राम सचिव है, हरियाणा पुलिस है, इनमें कितनी आएगी? 25% हरियाणा जीके। लेकिन कैट का एग्जाम होगा अब, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए 30% हरियाणा जीके आएगी, ठीक है। और ये टेस्ट कंपलसरी है। अगर ये टेस्ट आपने नहीं दिया तो आप कोई भी हरियाणा गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं भर सकते फिर, ठीक है। जो पहले भरे हुए हैं उनके तो एग्जाम होंगे, लेकिन आगे फॉर्म भरने के लिए ये टेस्ट देना जरूरी है। और 31 मार्च तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ये फॉर्म भर देना कैट का। और उसके जब आप पेपर दोगे तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, उस स्कोर कार्ड के बेस पर ही आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं हरियाणा के अंदर। जैसे टीचिंग वाले होते हैं ना, सीटेट देते हैं, एचटेट देते हैं, उसके बाद ही वो फॉर्म भर सकते हैं, वो क्वालिफाई करने के बाद। ऐसा ही अब हरियाणा गवर्नमेंट की जॉब्स में हरियाणा एसएससी ने कर दिया है कि कैट दो और उसका स्कोर कार्ड मिलेगा, उसके बाद ही आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, अप्लाई कर देना, 31 मार्च तक अप्लाई कर देना, ये लास्ट डेट है, ठीक है। तो देखिए वापस आते हैं अपने ट्रैक पर, कहाँ चले गए। देखिए क्या होता है, 47 में रजवाड़ों को एकत्रित किया जाता है, काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी टाइम लगता है। तो 1848 में एक पेप्सू स्टेट बनाया गया। पेप्सू फुल फॉर्म देखिए, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है, ये बनाया गया। ये क्या था? ये देखिए, ये 8 स्टेट्स को मिला करके बनाया गया था। 8 स्टेट्स को मिला करके पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन बनाया गया था। 8 स्टेट कौन सी? अरे ब्रिटेन के अधीन थे, वो छोड़ के चले गए। 8 जो उनके राज्य थे, छोटे छोटे देशी रियासतें थी, उनको मिला करके ये बनाया गया था पेप्सू 1848 के अंदर। अब वो 8 स्टेट कौन से थे वो हमें सारे के सारे नहीं जानने, जो हमारे काम के हैं वो देखिए। एक तो पटियाला, एक स्टेट क्या था? पटियाला। पटियाला इनका क्या था? कैपिटल। इन 8 की कैपिटल क्या थी? पटियाला। और देखिए, एक तो हो गया पटियाला, दूसरा हमारे काम का है जींद। जींद, ठीक है। और तीसरा क्या है? महेंद्रगढ़, ठीक है। तो जींद और महेंद्रगढ़ किसका हिस्सा थे? पेप्सू का हिस्सा थे, ठीक है। जींद का मतलब है कि उस समय चरखी दादरी भी जींद का ही हिस्सा हुआ करता था। यानी कि अगर आज के दिन हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारे चरखी दादरी, जींद और महेंद्रगढ़ पेप्सू का हिस्सा थे। लेकिन चरखी दादरी उस समय जींद की ही एक तहसील हुआ करती थी पेप्सू स्टेट के दौरान। देखिए, देश आजाद हुआ, बहुत सारे रजवाड़ों में बटा हुआ है, उनको एकत्रित किया जा रहा है। तो ऐसे ही ये जो 8 स्टेट थे, इनको एकत्रित करके एक स्टेट बना दिया गया, जिसको नाम दिया गया पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो इसके बारे में देखिए, इसमें पटियाला तो इनकी क्या होती थी? कैपिटल। और जींद एक स्टेट था, एक महेंद्रगढ़ था। और उस टाइम पे भी महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर कहाँ था? नारनौल में, ठीक है। आज भी महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नारनौल में। तो जींद उस समय चरखी दादरी भी जींद का हिस्सा था। चरखी दादरी भी जींद की एक तहसील थी पेप्सू स्टेट के दौरान, ठीक है। तो पेप्सू के बारे में इतना ही, और आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूं, कल कंटिन्यू करेंगे। एक बार देखिए, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? मेरठ छावनी से। हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई? अंबाला से। 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा किस प्रदेश का हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का।
हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया? 3 फरवरी 1858 को। ठीक है, उसके बाद भारत आजाद हुआ, उस समय हरियाणा किसका हिस्सा था? पंजाब प्रांत का। ठीक है, थैंक यू। आगे हम अगली क्लास में यानी कि कल करेंगे, तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।